हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था, जो इस वीडियो का पहला पार्ट था। और उसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, उसको फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टेबल के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बताया था मैंने आपको। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू से क्या रिलेशन होता है, एवरेज रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू से क्या रिलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें देखी थी। और ये वीडियो उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है अगर ये डिफरेंट मार्केट्स में हो तो, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये आप जानते हैं कि जो एमआर कर्व होता है वो किस तरह का होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एआर कर्व कैसा है। अगर एआर कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो एमआर कर्व भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर एआर कर्व कर्वेचर है तो एमआर कर्व भी कर्वेचर होता है। अगर एआर कर्व स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो एमआर कर्व भी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कर्वेचर है तो कैसा होगा। द एआर कर्व एज वेल एज द एमआर कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। However, the rate of fall in MR is double that of the fall of the AR. अगर हम imperfect competition में बात करें तो अगर आपका AR कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो MR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और AR कर्व की जो गिरने की दर है या जो रेशियो है उससे डबल MR का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं कि AR और MR कि जो दर होगी गिरने की, या फिर वो AR से MR कितना नीचे होगा, इसके बारे में अगर हम देखें तो उसकी तीन सिचुएशंस निकल के आती हैं। पहला, व्हेन MR एंड AR स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर AR लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपका MR भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरी बात, आप ये इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये AR यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जब MR भी आपका स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन अगर हम y एक्सिस से AR कर्व पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो जो हमारा MR कर्व होता है उस परपेंडिकुलर लाइन को उसके मिड पॉइंट से काटता हुआ जाता है। जैसा आप देख भी रहे हो कि जो डिस्टेंस है वो AB का BC के बराबर है, यानी डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन BC। अब अगर हम यहां देखें कि जो AR MR है अगर वो कर्वेचर है तो उसके दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है या फिर वो कॉनकेव टू द ओरिजिन हो सकता है। तो ये दूसरी सिचुएशन है व्हेन द MR एंड AR कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहाँ पे AR कर्व और MR कर्व दोनों ही लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसा कि इससे पहले वाले में ग्राफ में था। यहाँ पे कैसा है, ये कर्वेचर है, और कर्वेचर कैसा है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो अब अगर हम देख रहे हैं कि AR कर्व जो गिरने की दर है उसके कंपैरिजन में MR के गिरने की दर ज़्यादा है, और जब हम y एक्सिस से AR पर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो हमारा MR कर्व उसको जो उसका मिड पॉइंट है उससे पहले ही उसे काटता हुआ आता है, या फिर ये कह सकते हैं कि AR कर्व से ये ज़्यादा पर काटता हुआ आता है, इसकी आधे से ज़्यादा पे काटता हुआ आता है। यानी जो डिस्टेंस है AB का BC से क्या है, कम है, यानी AB लेस देन BC। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि व्हेन द MR एंड AR कॉनकेव टू द ओरिजिन। यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कर्व आपका AR और MR, ये है कॉनकेव। ठीक है, और AR जिस दर से गिर रहा है उससे तेजी से MR गिर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी y एक्सिस से AR पर कोई परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो जो हमारा MR कर्व है वो AR कर्व की जो मिड पॉइंट है उसके पहले से उसे काटता हुआ आता है। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा
ए बी मोर देन बी सी होगा, ये देखिए यहां पर। अब आगे कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ AR एंड MR कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। अब अगर हम ये देखें कि डिफरेंट मार्केट कंडीशन में आपका AR MR कैसा होता है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका मार्केट होता है मेनली, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट करें तो यहां पर जो मार्केट मिलता है मेनली वो 3 तरह का होता है। पहला जो आपका है ये परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। दूसरा है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, एंड थर्ड है आपका मोनोपोली। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही आपको 2 और मिलते हैं, बल्कि 3 आप इसे कह सकते हो। पहला आपका हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा आपका हो गया कि ओलिगोपोली, तीसरा हो गया आपको ये डिओपोली, ठीक है। तो ये डिफरेंट मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली। तो हमें इन डिफरेंट मार्केट्स में AR MR को पहले समझना होगा, तभी हम मार्केट्स को समझ पाएंगे कि मार्केट्स में किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है, कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, किस तरह से हम नॉर्मल प्रॉफिट पाएंगे, किस तरह से हम प्रॉफिट पाएंगे, किस तरह से हम लॉस पाएंगे। तो ये हमें इन सारे मार्केट्स में पहले AR MR को समझना होगा। तो हम पहले परफेक्ट कंपटीशन को लेते हैं। देखिए ये बात जान लीजिए, अगर AR कर्व आपका पॉजिटिव स्लोप वाला होगा तो MR कर्व भी पॉजिटिव स्लोप वाला होगा। अगर AR कर्व निगेटिव स्लोप वाला होगा तो MR भी निगेटिव स्लोप वाला होगा। अगर आपका AR कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपका MR कर्व भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। Any change in AR causes a much bigger change in MR. Therefore, if the AR curve has a negative slope, then the MR curve has a greater slope and lies below it. यानी अगर AR कर्व जिस तरह से है उसी हिसाब से आपका MR कर्व भी होगा। AR कर्व में जो भी गिरने की दर है या जो एक रेशियो है उससे डबल MR में देखने को मिलती है। Similarly, if the AR curve has a positive slope, then the MR curve again has a greater slope and lies above it. If the AR curve is parallel to the x-axis, then the MR curve coincides with it. अगर हम बात करें कि इन परफेक्ट कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन में AR MR की सिचुएशन कैसी होगी, तो यहाँ आपको ग्राफ में ये दिख रहा होगा कि जो AR कर्व है और MR कर्व है वो कैसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी यहाँ पे AR कर्व और MR कर्व दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। और अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट। और हम कभी भी किसी कर्व की इलास्टिसिटी इन्फिनाइट कब कहते हैं, जब उसका प्राइस कांस्टेंट होता है और उसी जो प्राइस है उस कांस्टेंट प्राइस पर आपकी डिफरेंट क्वांटिटी अवेलेबल होती है। यानी प्राइस कांस्टेंट होते हुए आप कितनी भी क्वांटिटी सेल आउट कर सकते हो। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें परफेक्ट कंपटीशन में। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ही लार्ज होते हैं, इसीलिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका देखोगे कि AR P को भी डिनोट करता है, तो ये भी इस तरह से भी आपको मिल सकता है कि P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ठीक है। फिर
अब बात आती है कि जो AR है वो कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वही प्राइस को डिसाइड करती है। और वो कैसे डिसाइड करती है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड होता है और उसी प्राइस को दिया हुआ मानकर फर्में उस पर अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करती हैं, यानी वो उस दिए हुए प्राइस पर चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी अलाउट कर सकती हैं और चाहे तो कम। इसीलिए जो आपका परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री होती है उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्री को क्या कहते हैं हम, प्राइस मेकर, ठीक है। और जो आपका फर्में होती हैं, फर्म्स, वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर, एंड क्या होती हैं, क्वांटिटी एडजस्टर, ठीक है। तो द AR curve is horizontal straight line parallel to the x-axis and the MR curve coincides with it। यानी अगर AR कर्व x एक्सिस के पैरेलल है तो MR कर्व भी x एक्सिस के पैरेलल होगा और वहां पर AR इक्वल्स टू MR होगा। और AR कर्व क्या डिनोट करता है, साथ ही साथ डिमांड कर्व को भी, इसीलिए AR इक्वल्स टू D। और कोई कर्व अगर पैरेलल है तो उसका मतलब हुआ कि उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनाइट है। This is because under perfect competition the number of firms selling an identical product is very large। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है और दिए हुए प्राइस पर फर्में अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट। The price is determined by the market forces of supply and demand so that only one price tends to prevail for the whole industry। यानी जो भी प्राइस है वो इंडस्ट्री में जो भी सप्लाई एंड डिमांड है उनके जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर वो प्राइस डिसाइड होता है और उसे दिया हुआ मान करके फर्म्स उस दिए हुए प्राइस पर अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करती है। इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पर एक ही प्राइस क्या कहते हैं रहता है, इसीलिए यहाँ पे P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR है। अब हम बात करते हैं इन मोनोपोली मार्केट में कैसा देखने को मिलता है। जो मोनोपोली होता है वहाँ पर इंडस्ट्री ही फर्म होती है और फर्म ही इंडस्ट्री होती है और जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनका नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि भारत में किस चीज़ की मोनोपोली है, तो वैसे मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पर लाख का उत्पादन होता है, लाख जो चूड़ियों में होते हैं या जिसकी मोहरें बनती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लाख का उत्पादन होता है, तो भारत को किस में मोनोपोली मिली हुई है, लाख के उत्पादन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो AR और MR कर्व होता है ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इन मोनोपोली इंडस्ट्री इज firm is industry and there are no any nearest substitute goods। That's why the AR curve is the downward sloping industry demand curve and its corresponding MR curve lies below it। The MR is lower than the AR। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में या फिर मोनोपोली में जो आपका AR होता है वो मोर देन MR होता है। ये देखिए AR ऊपर है और MR उसके नीचे है, इसीलिए AR मोर देन MR होता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, AR इक्वल्स टू MR होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री ही फर्म होती है और फर्म ही इंडस्ट्री होती है, यानी वो अकेला उस चीज़ का प्रोडक्शन करने वाला पर्सन या फर्म या इंडस्ट्री होती है, ठीक है। उसकी नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होती, कोई और उसका प्रोडक्शन नहीं करता है, इसीलिए ये कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो किसके कंपैरिजन में, मोनोपोलिस्टिक के कंपटीशन के कंपैरिजन में जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है। लेकिन अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के बीच की बात करें तो वहाँ पे पैरेलल होती है, वहाँ पे तो इन्फिनाइटी होती है। यहाँ पे क्या होती है कि इन्फिनाइट से कम लेकिन इनइलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। फिर गिवन द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट द मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज हिज सेल्स बाय लोअरिंग द प्राइस। MR also falls but the rate of fall in MR is greater than that in
AR। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये आप जानते हैं, आप अगर अकेले किसी चीज़ के प्रोडक्ट बेचने वाले हैं तो आप चाहते हो अगर आपने जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो सारी सेल आउट हो जाए। वो तभी सेल आउट होगी जब उसका प्राइस आप डाउन करोगे। ठीक है, तो आप इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रख सकते हो, इसीलिए जो इसका AR कर्व है, MR कर्व है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और MR के जो गिरने की दर है वो AR के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, या ये भी कह सकते हो कि AR मोर देन MR होता है। अब हम बात करते हैं इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ही एक पार्ट है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR MR कैसा होता है, ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो मोनोपोली के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में इसकी इलास्टिसिटी कम होती है। ठीक है, ये देख रहे होंगे। और यहाँ पे भी आपका AR मोर देन MR होता है, यानी AR MR के ऊपर है और MR की जो गिरने की दर है वो AR से ज़्यादा होती है। ऐसा होता क्यों है, ये ज़्यादा इलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स मोनोपोली के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में कम होता है। अब हम बात कर लें कि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे टूथपेस्ट बहुत सारी कंपनी के आते हैं, सोप्स हैं वो भी बहुत सारी कंपनी के आते हैं, लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हो हाथों पे। ठीक है, अंडर मोनोपोलिस्टिक competition, the relationship between AR and MR is the same as under monopoly, but there are an exception that the AR curve is more elastic. This is because product are nearest substitute. ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी होती है, इसीलिए आपका जो AR है और MR है वो मोनोपोली के कंपैरिजन में कैसा है, ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में कम इलास्टिक है। अब इन ओलिगोपोली में हमारा AR MR कैसा होता है? यहाँ पर जो AR MR हमें देखने को मिलता है वो सारे कंपटीशन से, जितने भी क्या कहते हैं कंपटीशन है आपका, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है, उन सब के कंपैरिजन में ये थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ लाइन नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है, इसमें एक जगह किंक पाई जाती है। ये किंक क्यों पाया जाता है ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ये जो किंक है वो प्राइस रिजिडिटी को भी दिखाती है। पूछा भी जाता है कि किस पॉइंट पे प्राइस रिजिड रहता है, कोई भी पॉइंट आपको दे दिया गया, आपको पूछ लिया जाता है और क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले ये जान लीजिए, ओलिगोपोली में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप ये कह सकते हो कि 6-7 के आसपास या 4-5 के आसपास होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, द AR एंड MR कर्व डू नॉट हैव अ स्मूथ डाउनवर्ड स्लोप अंडर ओलिगोपोली, दे पॉजेस किंग्स, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसा भी हमने और सारे मार्केट्स में देखा था। ये देखिए A से B तक तो ये स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे B के पास ये किंक हो जाता है, टूट जाता है, इसमें कोना निकला होता है। और फिर उसके बाद B से C के बाद इसका देखो इलास्टिसिटी भी चेंज लग रही है। तो ये पूछा जाता है कि ये जो B के ऊपर का पोर्शन होता है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो B से ऊपर का पोर्शन यानी जो किंक पॉइंट है, किंक से अबव का जो सेगमेंट होता है वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, और जो B से बिलो सेगमेंट होता है वहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, कि क्योंकि अच्छा इसमें ये भी होता है कि जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उनके द्वारा प्राइस में अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, कोई रिडक्शन किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट उनके जो राइवल्स होते हैं उन पर पड़ता है। और वो किस तरह से पड़ता है मैं भी आपको समझाती हूँ। Under oligopoly market situation, the number of seller is small. The price reduction or extension by one firm affects the other firms, यानी उनके द्वारा अगर कोई प्राइस में इंक्रीज या रिडक्शन किया जाता है उसका फर्क हमें दूसरे फर्म पर देखने को मिलता है। वो किस तरह से पड़ता है? इफ अ सेलर रेजेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट अदर विल नॉट फॉलो हिम, अगर कोई फर्म अपनी गुड्स का प्राइस बढ़ाती है तो उसको देखकर उसके जो दूसरा राइवल होगा वो प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइस बढ़ाने के बाद वैसे भी उसके जो कस्टमर हैं वो तो कम हो गए, अब उसके कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए वो क्या करेगा? प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, कोई कमी नहीं करेगा या ना कोई वृद्धि, कमी तो कर भी सकता है लेकिन कमी नहीं करेगा, कोई वृद्धि नहीं करेगा उसको देखकर। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है, दैट producer who has raised the price is likely to suffer losses because demand of his product will fall। क्योंकि अगर कोई इस तरह से करेगा तो उसका भी जो कस्टमर होगा वो चला जाएगा। तो पहला वाला पर्सन जो प्राइस इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको देखकर उसका जो राइवल है, जो उसका दूसरा जो कंपटीटर है, वो ऐसा नहीं करेगा। Thus AR कर्व बिकम्स मोर इलास्टिक फ्रॉम A to B। इसी वजह से जो A से B का पोर्शन होता है, यानी किंग का जो अबव सेगमेंट होता है, वो मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, यानी प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरा अगर हम सेगमेंट देखें, इफ अ सेलर रिड्यूस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, हिज राइवल ऑल्सो फॉलो हिम इन रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर कोई फर्म अपने गुड्स को या प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस करती है तो उसको देखकर उसका जो राइवल है, जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो क्या करेगा, प्राइस को रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको प्राइस रिड्यूस करने के बाद क्या हो रहा है, जो उसके कस्टमर है कहीं उसके पास ना भाग जाए, वो भी घटा देगा साथ में। इसलिए तो पहले वाले को घटाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी नहीं घटाएगा। ठीक है, if it is done so he may not be in a position to raise his sales। ठीक है, तो वो अपने सेल्स को बढ़ाने में भी कामयाब नहीं होगा। Thus AR curve becomes less elastic from B to C, जिसको B से C तक दिखाया गया है, यानी यहाँ पे जो इलास्टिसिटी क्या है, वो लेस देन 1 है। इसीलिए यहाँ पर ये पूछा भी जाता है कि प्राइस रिजिडिटी हमें किस मार्केट में देखने को मिलती है, तो प्राइस रिजिडिटी हमें ओलिगोपॉली में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर ही किंग डिमांड कर्व होता है। ये भी पूछा था किंग डिमांड कर्व किस में देखने को मिलता है, किंग डिमांड कर्व यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, डी भी लिखा होता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, बिकॉज AR इक्वल्स टू डी। AR अपने आप में डिमांड कर्व को भी शो करता है, तो जो डिमांड कर्व है वो किंग किस मार्केट में देखने को मिलता है, ओलिगोपॉली में। ठीक है, इन दिस ग्राफ बेस किंग पॉइंट वेयर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज रिजिड, इन दिस केस corresponding MR curve will be discontinuous vertically from D to F at the point at kink and slope at a lower level। यानी ये जो B पॉइंट है वो किंग डिमांड कर्व है और यहीं पर प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है और यहीं पर प्राइस डिसाइड होता है। पूछा भी जाता है कि प्राइस जो भी डिसाइड होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मोर इलास्टिक है, जहाँ पर लेस इलास्टिक है, यहाँ पे जहाँ पे जो किंग है डिमांड कर्व वहाँ पर। तो जहाँ पर डिमांड कर्व किंग होता है वहीं पर प्राइस पाया जाता है, क्योंकि ना तो प्राइस के बढ़ने का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर फॉलो अप करता है और ना ही प्राइस के घटने का, क्योंकि दोनों में ही वो अपने सेलिंग को बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, और एक और बात, जहां पर जो आपका किंग पॉइंट होता है, यानी AR का जो किंग पॉइंट होता है, वहीं पर MR कर्व क्या होता है, टूट जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये देख रहे हैं A से D तक एक पार्ट है इसका और दूसरा पार्ट है F2। यहाँ पे अगर हम कोई नाम दे दें, इसको हम अगर H नाम दे दें, H तक डिवाइड हो जाता है। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है, वहीं पर जहां पर B टूटा होता है, यानी कोनेदार होता है, किंक होता है, वहीं पर आपका MR कर्व टूट जाता है। और ये जो इसके टूटने का ये जो डिस्टेंस है या फिर जो इसकी लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, ये किंग पॉइंट के ऊपर के सेगमेंट और नीचे के सेगमेंट की जो इलास्टिसिटी होती है उसके डिफरेंस पर डिपेंड करती है। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी A to B के बीच का जो डिफरेंस है, A to B की जो इलास्टिसिटी है और B to C के बीच की जो इलास्टिसिटी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके ही बराबर इन दोनों की यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो उस पर ही डिपेंड करेगी। अगर उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये और लंबा हो जाएगा, अगर कम है तो ये और छोटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, MR कर्व लेफ्ट टू राइट अपने आप गिरने लगता है और फिर यहाँ पे ये देखिए एक्स एक्सिस पे आके ये 0 हो जाता है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, उसके बाद ये निगेटिव हो जाता है। The length of discontinuous area of MR depends upon the difference of elasticity between the above segment of B and below segment of A। ठीक है, मैंने वो आपको भी समझा ही दिया है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसको आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व इज, यानी अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था
कि जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, AR होता है, और AR इक्वल्स टू MR होता है। तो जो AR कर्व है वो क्या है, AR ही तो D होता है। इसलिए जो आपकी AR कर्व या जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, X एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इनफिनाइट, बिकॉज एक गिवन प्राइस पे आप कितनी भी क्वांटिटी सेल आउट कर सकते हो। इसको ऐसे, ठीक है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं, क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, नहीं, हॉरिजेंटल, हाँ ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग अपने आप में ही हट गया, यानी इसका आंसर क्या हुआ, ये ना ये वर्टिकल होगा, ये ना ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और ना ही ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये कैसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी ये हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहां पे MR कर्व कैसा होगा। देखिए पहला ऑप्शन लेस देन द प्राइस, क्या वो प्राइस से कम होता है, नहीं, अभी मैंने देखिए इस ग्राफ में आपको बताया है, ये आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि P इक्वल्स टू AR होता है, इक्वल्स टू MR होता है। तो AR किसके बराबर है, P के बराबर, यानी प्राइस के बराबर। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इक्वल टू द प्राइस, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द TR कर्व एंड TC कर्व आर पैरेलल एंड TR एक्सीड्स TC, अब अगर TR कर्व और TC कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको यहां पे बताती हूं। इसके लिए देखिए ये आपको पता ही होगा कि ये कौन सा कर्व होगा, एंड ये कौन सा कर्व है, जो ओरिजिन से ऊपर शुरू होता है वो कौन सा कर्व होता है, वो क्या होता है, TC, और ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये हो गया आपका TR, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे खींचें तो क्या हो रहा है, अब अगर हम इसको यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको B, यानी ये जहाँ पर TC TR को काट रहा है या फिर TR TC को काट रहा है, आप जैसा भी देख लो, ठीक है, इन पॉइंट्स पे काट रहा है, यानी AB पॉइंट्स पे काट रहा है। अब अगर TC TR को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी TC इक्वल्स टू TR, यानी जितनी हमने लागत लगाई उतनी ही हमें रेवेन्यू भी मिल गई। अब अगर हम इस पॉइंट पे इसको M नाम दे दें, इसको N नाम दे दें, इसको Q लिख दें, यहाँ पे तो आप जान ही रहे हो कि ये आउटपुट है, यहाँ पे TR एंड TC है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी TR आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, MQ है, और जबकि कॉस्ट कितनी है आपकी, NQ है, यानी यहाँ पे TR मोर देन क्या है, TC, और यहीं पे तो पैरेलल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हेन द TR कर्व एंड TC कर्व आर पैरेलल एंड TR एक्सीड्स TC, यानी अगर TR और TC पैरेलल हैं और TR कर्व TC को एक्सीड कर जाता है, यानी उससे ज्यादा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है टोटल रेवेन्यू हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट से ज्यादा। तो क्या होगा, हमें क्या नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइड, क्या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, क्या नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज तो वैसे भी नहीं होगा। अब नॉर्मल है कि नहीं ये अभी हम देखते हैं। टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइड, टोटल प्रॉफिट इज मिनिमाइज, तो मिनिमाइज तो अपने आप नहीं है, ये तो अपने आप, ये दो ऑप्शन आपके हट गए, ये दो अपने आप में ही हट गए, ठीक है, मिनिमाइज नहीं होना है। अब नॉर्मल, क्या नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, AR MR और AR, इन सब के थ्रू, मार्जिनल के थ्रू हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, बिकॉज यहाँ पे TC और TR की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइड, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, और हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिना बुक के आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।